तो हम क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कर रहे थे, हमने ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप कर लिया, वेटिको एंट्रल। मैं बेसिकली काफ़ी कंसेप्ट्स ना रिपीट कर रही हूँ चीज़ों में, ताकि आपके माइंड में फ़िक्स हो जाए एक चीज़ और भूलें ना आपको। तो अगेन मैंने ऑलमोस्ट हर एक की डेफिनेशन बार बार बताई है, तो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक यानी लॉन्ग स्टैंडिंग है। बाकी लोग 1 मिनट आगे कर लें वीडियो, जिन्होंने पहले वाली नहीं देखी वो 1 मिनट सुन लें। क्रॉनिक जो है ये लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, इसमें पस निकलती है, एयर ड्रम का डिस्चार्ज जो है परफोरेशन हो गई है। एयर ड्रम की जो परफोरेशन है, ठीक है, वो डिपेंडिंग ऑन के वो परफोरेशन हुई जिसकी वजह से डिस्चार्ज निकला, वो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन सेंट्रल है या एटिक है। तो ट्यूबर टिम्पैनिक या एटिको एंट्रल उस हिसाब से। इसके अलावा सिर्फ ये लोकेशन नहीं होती, इसके अलावा एटिको एंट्रल में कोलेस्टियोटोमा बनता है और ये ज़्यादा डेंजरस होता है, ट्यूबर टिम्पैनिक इतना नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर इसकी एटिको एंट्रल की प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होती है कि इसके अंदर बंदा कहेगा कि मुझे ना कान से गंदा स्मेल वाला डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है। इसके अलावा उसको और भी मसले होंगे, ठीक है। जब ये वाली कंडीशन आ गई है ना कि डिस्चार्ज फाउल है, तो उसके साथ और भी चीज़ें होंगी। यहाँ तक कि एक पेशेंट था जिसके अंदर मेनिंजाइटिस यानी गर्दन तौर बुखार जो है ना, ये भी देखा। यानी कि पहले उन्होंने नहीं करवाया होगा ठीक, उसको एक कान से जो है वो गंदी स्मेल वाला डिस्चार्ज निकलता था थोड़ा थोड़ा करके ना, और वो नहीं ठीक करवाया होगा, मेनिंजाइटिस था, और वो पेशेंट अपने पाँव पर चल भी नहीं पा रहा था, यानी कि उसका बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था उस पेशेंट का। तो आप देख सकते हैं कि एटिको एंट्रल वाली कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कि इसने कितनी सारी चीज़ों को आगे जाके इन्वॉल्व कर लिया। तो अब हम वही देखते हैं कि कैसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि पेशेंट जो है वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तो इसके अंदर क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिए हुई चीज़ें, बट देन ये रेपिटेशन है, मैं काफ़ी चीज़ें पहले करवा चुकी हूँ कि एटिको एंट्रल जो है उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती है पोस्टो सुपीरियर पार्ट ऑफ जो है वो मिडल ईयर क्लेफ्ट की होती है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये मिडल ईयर क्लेफ्ट है, तो इसका जो ये आगे ये वाला इंटीरियर पार्ट है स्टेशन ट्यूब वाला, ये वाला पोस्टीरियर है। तो पोस्टो सुपीरियर यानी कि ये वाला एटिक ऑडिटस और एंट्रम, इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास एटिको एंट्रल में मिलता है। कोलेस्टियोटोमा क्या है? कोलेस्टियोटोमा बेसिकली एक आप यूँ समझ लो कि एक मास है जो आपके पड़ा हुआ है मिडल ईयर के अंदर, ठीक है, और जिसको कि होना नहीं चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, तो अब ये देखो, ये आप देख रहे हो, आप जो एयर ड्रम है उसको देख रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पर सारी वॉल है, अब ये दरमियान में आपको सेंट्रल में सर्कल सा नज़र आ रहा है। तो आप ये देखो, ये आपके एयर ड्रम, ये पीछे आपको मेलियस का हैंडल का एक थोड़ा सा मार्क नज़र आ रहा है, और आप ये सारी वैक्स भरी हुई है साइड पे, और ये देखो ये एक कोलेस्टियोटोमा है। और ये जो आपको बताया था, एयर ड्रम अंदर को नेगेटिव प्रेशर हो जाता है अंदर, ठीक है, तो वो जो अंदर को खींच जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिट्रैक्शन पॉकेट। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि ये नीचे ये स्टेशन ट्यूब है, इधर मास पड़ा हुआ अंदर, ये सारा इस जगह को इन्वॉल्व कर लेता है कोलेस्टियोटोमा जो है। तो अंदर जो है वो प्रेशर कम हो जाता है, तो ये अंदर को जैसे ही होता है कि जैसे किसी ने एयर ड्रम को अंदर को सक कर लिया, यानी ये आपको सीधी सीधी नहीं मिलेगी, ऐसे अंदर को मुड़ी हुई मिलेगी। तो ये मतलब जो आपको रिट्रैक्शन पॉकेट्स है ना, ये एटिको एंट्रल में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे आप इसको देखो, तो ये देखो, ये इसमें परफोरेशन हुई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, जैसे उनको बताया था। यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हार्ड हुई है, टिम्पैनोसक्लेरोसिस है, और आप देखो इसके अंदर काफ़ी हालात ख़राब है। और ये देखो, अब ये यहाँ से आपको सारी परफोरेशन और अंदर का मादा नज़र आ रहा है। इसके अंदर देखो कि ये सारा मिडल ईयर के अंदर एक मास सा पड़ा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, इसकी एपिथेलियम किस तरह की होती है? इसके एपिथेलियम के ऊपर स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। तो जो स्क्वेमस एपिथेलियम स्किन की होती है ना, तो वो बुक के अंदर एक वर्ड यूज़ किया हुआ है कि स्किन एट रॉन्ग प्लेस, कि ये स्किन आ गई है मिडल ईयर के अंदर। लेकिन ये इतनी एक अच्छी टर्म नहीं है, मिसनॉमर है। लेकिन ये जो कोलेस्टियोटोमा है ना, ये जो अंदर पड़ा हुआ है, इसने सारी चीज़ों को ख़राब कर देना है। इसने जो आपके मिडल ईयर के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है आपके मिडल ईयर के अंदर, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल ईयर है, ये एक्सटर्नल ड्यूटी कैनाल है, मिडल ईयर, ये इंटरनल ईयर है। मिडल ईयर के अंदर आपके यहाँ पे ऑस्टिकुलर चेन पड़ी हुई थी, वो उसको ख़राब कर देगा, उसको स्टियाटिस कर देगा। आपके यहाँ पे टेम्पोरल बोन है, ठीक है, तो टेम्पोरल बोन को इन्वॉल्व कर लेगा। TB लिखना चाहिए वैसे मुझे मेरी शॉर्ट फॉर्म्स ही अपनी है, लेकिन आपको समझ तो आ रही है ना। तो अब टेम्पोरल बोन का ऑस्टियाटिस कर देगा, पीछे मैस्टोइड पड़ा, मैस्टोइड को ख़राब कर देगा, बोन का ऑस्टियाटिस कर देगा। उसकी वजह से जो डिस्चार्ज होता है ना, वो गंदी स्मेल वाला आता है इसमें एटिको एंट्रल में, ठीक है। तो ये सारी कुछ ऑसिकुलर नेक्रोसिस वगैरह इसके अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल है काफ़ी चीज़ें तो मैं साथ साथ बता दी हैं। आप देख तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी चीज़ मिस हो रही है। अब देखो,
हम देखते हैं इसकी पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी वही जो मैंने आपको बता दी है, इसमें मैंने आपको भी बता दिया कि एटिक पार्ट पे परफोरेशन होती है, मार्जिनल होती है, पोस्टोस्टीरियर पार्ट इन्वॉल्व होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। ट्यूबर टिम्पैनिक में सेंट्रल था, अब ये वाले टाइप में मार्जिनल होता है। अच्छा, अब इसमें कोलेस्टियोटोमा बन गया। कोलेस्टियोटोमा के बाद आपने देखा कि इसके अंदर ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है ना वो बनते हैं, ऑस्टियाटस होता है बोन का। तो कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का? पोस्टोस्टीरियर मार्जिन, ठीक है, ये एटिक वॉल बहुत बार बता चुकी हूँ। इसमें जो पॉलिप बनता है वो किस तरह का होता है? फ्लैशी रेड होता है। पॉलिप किस तरह का बनता है? पॉलिप यानी आपको कान में ना ये देखो हो सकता है कि इस तरह का एक पॉलिप बन जाए। वैसे तो आपने नेजल पॉलिप्स बहुत देखे हुए हैं, लेकिन ये एयर के अंदर भी पॉलिप बन सकता है। जैसे ये देखो, ये बाइट्स ऐसे रेड फ्लैशी सा आपको मतलब फील हो रहा होगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पॉलिप भी मिल सकती है। इसके अलावा ये कि जो आपका ऑसिकुलर चेन है ना उसका नेक्रोसिस हो जाएगा। जो आपके यहाँ पे बोन्स पड़ी हुई थी, मैलियस इंकस स्टेपिस, ठीक है, जैसे ये देखो ये आपके बोन्स पड़ी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, इन सारी बोन्स का अब यहाँ पे जो इतना बड़ा मास आ गया, ठीक है, वो इन्वॉल्व करता जाए इनको, तो ये बोन्स का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। ये बोन्स का नेक्रोसिस हो जाएगा, ऊपर से यहाँ से इर्द गिर्द वाली चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, इधर से परफोरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये होगा कि ये तो बोन्स का नेक्रोसिस हो गया ना, तो अब आपको पता है कि बोन्स का क्या काम था कि एयर ड्रम के ऊपर आके आपकी जो वॉइस थी वो स्ट्राइक करती थी और ये जो है वो सारा आगे को ट्रांसफर करती थी। ओवल विंडो थी, राउंड विंडो थी, सारा मैकेनिज्म चलता था इन ईयर, और फिर वो एट्थ नर्व मैसेज लेके जाती थी, ये सारी फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर अब क्या हुआ कि अब कोलेस्टियोटोमा ने जब ये इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया ना, तो आपको सुनने में मसला आएगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक टर्म होती है कोलेस्टियोटोमा हेयरर, ठीक है। वो टर्म क्या होती है कि जो कोलेस्टियोटोमा का मैस है ना वो इस तरह से परा होकर आगे से एयर ड्रम के साथ लगा हुआ है और पीछे से यहाँ से वो विंडो के साथ लगा हुआ है। तो अब जो आवाज़ है ना वो कोलेस्टियोटोमा की वाइब्रेशन की वजह से आगे ट्रांसफर हो रही है। तो ये चीज़ भी हमें सुनने को मिलती है कि ऑल्दो उसमें कोलेस्टियोटोमा बना हुआ है बंदे को, लेकिन उससे समात में इतना मसला नहीं होता, कि मुझे ठीक सुनाई दे रहा है। तो अब वो बंदा जिसका डिस्चार्ज हो रहा है वो कह रहा है मुझे ठीक सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा बिल्कुल ठीक है, उसे इन्वेस्टिगेट करो, कोई मसला हो सकता है, ठीक है। तो कान की भी बहुत बहुत डिजीज़ हैं जो फैटल होती हैं, डेथ कोज कर सकती है। मिसाल के तौर पर उनमें से एक है मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, वो खैर हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये मतलब कान के जो मसला है ना इसको देखना चाहिए, ठीक है, ये इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं होती। तो अब आप देखो कि अगर ये यहाँ पर मतलब ऐसे बन जाता ना, और ये जो बोन्स की जगह जो बोन ने काम करना था कोलेस्टियोटोमा वाला मैस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम इसे कहेंगे कि कोलेस्टियोटोमा हेयर है, कि वो अपने कोलेस्टियोटोमा की वजह से सुन रहा है। तो एक ये टर्म थी कि ऑसिकुलर नेक्रोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा कोलेस्टियोटोमा ये हमें वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा जो है वो देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे जो है वो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स या फॉरेन बॉडी वहाँ पे आके बैठ जाए, जम जाए, ठीक है। और ये इंटेक्ट एयर ड्रम के पीछे जो है ना आपको डार्क सा फ्लूइड सा मिलता है, ठीक है। ये स्पेशली ये जितनी भी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पर आप देखो कि आप कान को देख रहे हो एयर ड्रम को ना अंदर से, तो अब आप यहाँ पर देखो कि कितनी तबाही मचा दी है इस कोलेस्टियोटोमा ने। इस कोलेस्टियोटोमा ने क्या किया, परफोरेशन तो थी ना, इस कोलेस्टियोटोमा ने अब यहाँ पे देखो आपको ये अंदर से सारा मांस नज़र आ रहा है। कोलेस्टियोटोमा ने यहाँ से बोन्स का नेक्रोसिस करना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये भी इसने यहाँ से ख़राब कर दी हुई है, ठीक है, एटिक पार्ट पर, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे बल्ज नज़र आ रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ये जो कोलेस्टियोटोमा सिर्फ ये यहाँ पर नहीं है, ये पीछे नीचे तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये एक्सटेंशन है कोलेस्टियोटोमा की मिडल ईयर में। तो ये जो सारा अंदर ये आप इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से रिमूव करके देखें तो अंदर सारा मांस भरा हुआ है, और ऐसा भी हो सकता है कि सारी की सारी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेता है। तो बहुत ही ज़्यादा ये ख़राब भी करता है। तो इसके अंदर सिम्टम क्या होती है, एयर डिस्चार्ज होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया वो इतना स्कैंटी यानी थोड़ा होता है। थोड़े का मतलब ये कि आप पेशेंट से पूछते हो कि क्या जब तुम सोते हो तो तुम्हारा जो तकिया है वो डिस्चार्ज से भर जाता है, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं भरता, ठीक है। इसका मतलब है थोड़ा होता है डिस्चार्ज, ठीक है। अगर भर जाता है इसका मतलब है प्रोफ्यूज़ होता है। प्रोफ्यूज़ डिस्चार्ज किसके अंदर होता है, प्रोफ्यूज़ डिस्चार्ज है ट्यूबर टिम्पैनिक में होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, जो एयर डिस्चार्ज है ऐसा भी हो सकता है कि वो आना बंद हो जाए। वो क्यों आना बंद हो जाए कि एयर डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है, और वो डिस्चार्ज आके जहाँ पे सुराख था, जो ओपनिंग थी जिससे बाहर निकल रहा था, वो वहाँ पे आके ना कोई क्रस्टेड सा या कोई सख्त सी चीज़ आके वहाँ पे फंस जाती है, वहाँ पे आके जम जाता है, यू कैन से। और ये जो है वो आपको लगता है कि अच्छा पेशेंट तो अभी एक्यूट साइंस नहीं चल रही है, इसका डिस्चार्ज नहीं हो रहा, जबकि अंदर अंदर जो डिस्चार्ज है वो जमा होता जा रहा है। ये डिस्चार्ज है वो अंदर जो जमा होगा ना, तो ये इर्द गिर्द की चीज़ों को ख़राब करेगा, ये ज़्यादा नुकसान है।
तो आपने उसको देखना है कि कहीं ये तो नहीं कि डिस्चार्ज निकल रहा तो उसका रास्ता बंद हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि हेयरिंग लॉस जो है, मैंने आपको इसमें कोलेस्ट्रेटोमा हेयर वाली बात बता दी कि अब वो बंदा कहेगा कि जी वैसे उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, लेकिन जो है वो जब आप उसका कोलेस्ट्रेटोमा जो है ना उसने वो गैप ब्रिज कर दिया है जो उसका था ना यहाँ से, यानी कि जो ये उसकी एक्सटर्नल यूट्री कैनाल थी, ये मिडल ईयर था, तो अब अंदर से बोन्स तो गायब हो गई हैं, लेकिन कोलेस्ट्रेटोमा बजाते खुद यहाँ पे आके बैठ गए और जो ओसिकुलर चेन काम करती थी ना वॉइस को आगे ट्रांसफर करती थी, वो कोलेस्ट्रेटोमा से की वाइब्रेशन से जा रहा है, यानी खाली स्पेस नहीं अंदर। तो इस वजह से ना वो बंदे को स्नायु जो है ना वो बेहतर दे रहा होगा। अब इस बंदे का इलाज क्या है? ये कोलेस्ट्रेटोमा ने सारी तबाही मचाई हुई है ना, और आपने अपनी आंखों से खुद देखा है कि कोलेस्ट्रेटोमा कितनी ज़्यादा तबाही मचा रहा है कि इसने इर्द गिर्द की बोन, टेम्पोरल बोन, इन सारी चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रेटोमा अब हमारा काम है कि हम इस कोलेस्ट्रेटोमा को रिमूव करें। तो हम इस कोलेस्ट्रेटोमा को रिमूव करते हैं ना अंदर, ठीक है, किसी भी तरीके से जब हम आगे देखते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब ये कोलेस्ट्रेटोमा रिमूव होगा ना तो ये इसका एयर होगा, ये इसकी यूट्री कैनाल होगी, मिडल ईयर होगा, और ये आगे इंटरनल ईयर मिसाल के तौर पे पड़ा हुआ, और यहाँ से जो है ना वो नर्व जो है वो ब्रेन तक जा रही है मैसेज लेके। अब जब ये यहाँ से बोन तो कोलेस्ट्रेटोमा ने खुद ख़राब कर दी थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो ये पेशेंट कहेगा कि ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन के बाद इसको ना सुनाई नहीं देगा, यानी कि इसका जो समात है उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो पेशेंट कहेगा जी डॉक्टर ने ऑपरेशन मेरा ख़राब किया, वो आपके पीछे पड़ जाएगा। तो आपको उसको पहले बताना पड़ेगा कि ये जो आपने कोलेस्ट्रेटोमा है इसको रिमूव करना ज़रूरी है, और इसको रिमूव ना किया तो नुकसान हो, ठीक है, और क्या क्या मसले हैं, और ये भी आपको उसे बताना होगा कि इसके बाद आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन ये आपकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है। सही, तो ये हो गया। इसके अलावा ये कि ब्लीडिंग जो है वो ग्रैनुलेशन टिश्यू है या जो पॉलिप है, ठीक है, कान साफ़ करते हो अगर आप उसको प्रिक कर देते हो तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है। सही, छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, तो अब हमने देख लिया ये थोड़ा थोड़ा इसमें भी कोलेस्ट्रेटोमा नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको पीक दिखाई है वो कुछ ज़्यादा ही तबाही थी। अच्छा, अब रिट्रैक्शन पॉकेट्स भी मैंने आपको बता दिया कैसे होती हैं। अब देखो इसमें परफोरेशन हो गई, ठीक है, एटिक पार्ट की रिट्रैक्शन पॉकेट्स बन गए। रिट्रैक्शन पॉकेट्स जो है ना इसकी स्टेजेस हैं कि वो किस तरह की बनती हैं, किस किस स्टेज पे है। ज़ाहिर है एकदम से इतनी ख़राबी नहीं आती, आहिस्ता 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 चीज़ें ख़राब होती हैं। तो स्टेज 1 जो है इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में रिट्रैक्शन पॉकेट बनेगी, ठीक है, और लेकिन जो रिट्रैक्शन पॉकेट है ना ये इसके पीछे क्या पड़ी हुई है, ये बोन्स पड़ी हुई है ना, तो मैलियस इंकस स्टेप्स, तो ये इंकस तक नहीं जा रही होगी, इतनी डीप नहीं होगी कि इतनी पीछे चली जाए। तो ये है स्टेज 1, ठीक है, और ये माइल्ड होती है, यानी यूँ समझ लो अगर ऐसे थी ना तो थोड़ी सी हो गई है। स्टेज 2 जो है ना इसके अंदर रिट्रैक्शन पॉकेट जो है ये डीप हो जाती है और मिडल ईयर म्यूकोजा तक चली जाती है, यानी अगर ये स्टेज 1 में ऐसे थी ना तो स्टेज 2 में ऐसी हो गई है, ज़्यादा गहरी हो गई है। जो स्टेज 3 है ना इसके अंदर हम बोलते हैं मिडल ईयर एटिलेक्टेसिस, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना वो प्रोमोन्ट्री या ऑसिकल्स तक पहुंच जाती है। बहरहाल इसके अंदर और क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर ना ज़्यादा डीप अंदर को चली गई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ज़्यादा डीप चली गई और वहाँ से दरमियान से ना उसकी मेम्ब्रेन थिन भी हो जाती है, और पीछे जो स्टेप पे सिंकस है उनके साथ भी जाके लगती है, वो भी डिजोल्व होने लगते हैं, ठीक है, वो भी एब्जॉर्प्शन उनकी शुरू हो जाती है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वापस लाने के लिए हमें वेंटिलेशन ट्यूब या कोई प्रेशर जो है ना वो वेंटिलेशन वो अप्लाई करना पड़ता है, जिससे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो अंदर को गई हुई है ज़रा सीधी हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा स्टेज 4 जो है ना वो होती है एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया। इसके अंदर ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो आपकी बहुत अंदर डीप चली जाती है, ये मतलब यहाँ से ऐसे होके आएगी, तो उससे ये होगा कि अंदर जो है ना जो आपका एडहेजन्स है ना वो प्रोमोन्ट्री के साथ होना शुरू हो जाती हैं, और यहाँ पर जो है ना अंदर जो आपकी मिडल ईयर की स्पेस है वही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ मिडल ईयर जो है इसके अंदर एब्सेंट होती है। इसके अलावा ये कि रिट्रैक्शन पॉकेट्स काफ़ी सारी बन जाती हैं, और ये जो रिट्रैक्शन पॉकेट होते हैं यहाँ पे केराटिन के प्लग्स बाहर भी जमा हो जाते हैं, अंदर भी कोलेस्ट्रेटोमा यानी काफ़ी ज़्यादा ख़राबी होती है, जैसे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर वैसा नहीं दिखाई हुई, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर हो क्या रहा है एडहेसिव में कि एडहेजन्स बन रही हैं, आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है वही गायब हो गई है और ज़्यादा डीप पॉकेट्स बन गई हैं, अंदर केराटिन प्लग्स आ गए हैं, और जो स्पेस थी थोड़ी बहुत वो मिडल ईयर में वो ऑक्यूपाई हो गई है, और ऊपर नीचे कोलेस्ट्रियोटोमा आ गया, यानी ये ज़्यादा स्वेयर हो गई है इसमें, ठीक है। अब कोलेस्ट्रियोटोमा का यहाँ पे बताया हुआ ये क्या है, वैसे चैप्टर के स्टार्ट में इसके बारे में काफ़ी अच्छा बताया हुआ, ये पर्ली वाइट कलर के फ्लेक्स होते हैं कोलेस्ट्रियोटोमा, जैसे मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ठीक है, जैसा कि है, ठीक है। और इसके अलावा ये किस में बनते हैं, एटिकोएंट्रल में बनते हैं। अभी इतना याद रख लें, इसका जो स्टार्टिंग में ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स के साथ मेंशन किया हुआ था, तब हम पढ़ते हैं।
और एग्जामिनेशन हमें कैसे करनी चाहिए, हमें जो है वो या तो हम ये करें माइक्रोस्कोप के अंदर देख लें, हम कोलेस्ट्रेटोमा भी देख लेंगे उसके अंदर है कि नहीं है, और परफोरेशन वगैरह देख लेंगे, ट्यूनिक फॉक टेस्ट वगैरह वो कर लें, आपको पता है करते आ रहे हैं। एक्सरे और सिटी स्कैन जो है मैस्टोइड और टेम्पोरल बोन का करवा लें, क्योंकि आपको पता है कि इनका नेक्रोसिस और स्टियाइटिस वगैरह होता है इसके अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि ज़रा कितनी खराबी जा रही है। अगर बोन डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई है और मैस्टोइड की न्यूमोनाइजेशन होना शुरू हो गई, इसका मतलब कि काम ख़राब हो चुका है। और इसके अलावा जो डिस्चार्ज आ रहा है उसकी ज़रा कल्चर और सेंसिटिविटी करवा लें, उससे पता चल जाएगा हमें कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। ठीक है, अब ये है इसके साइन एंड सिम्टम कि कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती हैं। थोड़ी बहुत तो कॉम्प्लिकेशन हमें पता है क्या होती हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा ख़राब हो जाए तो क्या होगा। अब पेन ना आम तौर पे होती नहीं है। अगर वो बंदा कहता है कि मुझे कान से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकलता है, उसकी स्मेल आती है, थोड़ा डिस्चार्ज निकलता है उसकी स्मेल आती है, ज़्यादा जो है वो ट्यूबेटिन पेनिक में मिलता है, इसमें कम होता है। और इसके अलावा मुझे कान में दर्द भी होती है, पेन भी है, तो इसका मतलब है अब काम ख़राब हो चुके हैं। अब आप उसके अंदर आप उसको वैसे भी देखते हो उसके अंदर कोई ना कोई और इन्वॉल्वमेंट होगी, क्या पता उसके अंदर उसके फेस को देखो कहीं उसके अंदर बेल्स पाल्सी के साइन तो नहीं मिल रहे, उसको कहीं मेनिंजाइटिस गर्दन तो और बुखार तो नहीं है, उसे फीवर हो रहा होगा, वो ठीक से चल फिर पा रहा है, ठीक है, बैलेंस, ये सारी चीज़ें, और उसको नज़र ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है। ठीक है, और ये जो पेन है ना, ये पेरियोस्टाइटिस की वजह से हो रहा है, कि जो वो नेक बोन्स का नेक्रोसिस होना शुरू हुआ है ना, तो उसके ऊपर जो पेरियोस्टियम है वो पेन कर दिया, या साइनस वगैरह सारा। ठीक है, तो अब जो है इसके अलावा ये होता है कि ये जो मिडल ईयर है ना, वर्टाइगो, ये पेशेंट जो है इसको वर्टाइगो का मसला भी होगा कि चक्कर आते हैं, तो ये कब होगा, जब लेटरल सेमी सर्कुलर किनाल इरोड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये देखो ये हमारे पास मिडल ईयर था, मिडल ईयर तो इन्वॉल्व हो गया, अब ये पीछे भी जाना शुरू हो गया। ठीक है, इधर इनर ईयर के का पार्ट है ना सेमी सर्कुलर किनाल, तो अब लेटरल सेमी सर्कुलर किनाल भी इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है, तो फिर वर्टाइगो होगा और हेडेक। अब इस बंदे में क्या होगा, कहेगा मुझे सर दर्द भी हो रही है। सर दर्द क्यों हो रही है, क्योंकि अब ये इसके दिमाग में जाना शुरू हो गया है जो ये इन्फेक्शन है। और इसके अलावा उसका जो है ना वो सेवंथ क्रेनियल नर्व, आपको पता है कि मिडिल ईयर से कौन सी नर्व गुजरती है, यहाँ से सेवंथ क्रेनियल नर्व गुजरती है कि नहीं गुजरती, गुजरती है ना यहाँ से। तो अब वो सेवंथ क्रेनियल नर्व अगर यहाँ पे ख़राब हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि फेशियल नर्व पाल्सी हो जाएगी। इसके अलावा ये बंदा जो है इसके अंदर ये ऊपर को जाएगा इन्फेक्शन, तो ये दिमाग में जा रहा है, तो इधर से ड्यूरा मैटर को इन्वॉल्व कर लेगा। आपको पता है मेनिंजेस की 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर होता है, ठीक है, पाया मैटर होता है, रेक्नोइड मैटर होता है। पाया जो है अटैच होती है, ड्यूरा सबसे आउटर होती है, तो ड्यूरा को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अगर ये ड्यूरा को करना शुरू कर देता है तो वो बच्चा जो है ना वो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, उठा के बिठाओगे फिर सो जाएगा, मतलब लाइक वो इतना एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा उसको बुखार होगा, उल्टियाँ वगैरह आना शुरू होंगी, ये इंडिकेशन है कि इसके दिमाग में चला गया। गर्दन तौर बुखार, इसमें मेनिंजाइटिस भी हो सकता है जो कि बहुत लेट कॉम्प्लिकेशन है, जो कि मैंने देखी हुई है एक पेशेंट में। इसके अलावा ये कि उसके नेक रिजिडिटी, इरिटेबिलिटी, ठीक है, ये सारा कुछ होगा। डिप्लोपिया, मेनिंजाइटिस होगा। डिप्लोपिया जो है वो देखने को मिलेगा, तो बंदा कहेगा मुझे 2 नज़र आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो ये नर्व्स हैं जो इसके एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को सप्लाई कर रही हैं 3, 4, 6 क्रेनियल नर्व, इनमें से किसी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। ठीक है, या इंट्राक्रेनियल जो टेंशन है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और ये ज़्यादा इन्वॉल्व, और एटेक्सिया। ठीक है, अब क्या एटेक्सिया कब होगा, वो बंदा ठीक से चल नहीं पा रहा होगा। ठीक है, तो ये कब होगा कि उसके अंदर सेरिबेलर एब्सेस वगैरह बन गई है, या कोई एब्सेस जो है उसके मेस्टोइडाइटिस जो है ना, मेस्टोइड है पीछे, वो इन्वॉल्व हो गया तो मेस्टोइडाइटिस हो गया। अब जब मैं ये बता रही हूँ ना, ये बेसिकली एक पेशेंट था जिसके ना फाउल स्मेलिंग एयर डिस्चार्ज था, उसको गर्दन तौर बुखार भी था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, और उसको उसके फादर या जो भी थे ना वो उन्होंने उसको बच्चे को उठाया हुआ था, उठा के लेकर आ रहे थे, यानी कि उसका बैलेंस इतना ख़राब था, वो रिस्पॉन्सिव नहीं था वो बच्चा। तो आप इससे देख लो कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उस बच्चे में आ चुकी थी, और हम इसको कितनी पहले उसको ट्रीट कर सकते थे। तो ये चीज़ें होती हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस की जो ये हर बंदे में नहीं होंगी, ये उस बंदे में होंगे अगर आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं करते और वो प्रोग्रेस करता जाता है, तो फिर ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट इसमें क्या है कि 2 चीज़ें, या तो जो है वो इसमें आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, केनाल वॉल अप प्रोसीजर है, केनाल वॉल डाउन प्रोसीजर है, दोनों की अपनी अपनी जो है ना वो लिमिटेशंस है। जो केनाल वॉल डाउन प्रोसीजर है ना, इसमें हम मेस्टोइड कैविटी जो है ना उसको ना एक्सटर्नल यूरिटरी केनाल में ओपन कर देते हैं, लेकिन इससे ये होता है कि क्योंकि कैविटी पूरी केनाल ओपन हो जाती है ना, जिसकी वजह से ये बंदा ना कहीं ना वो स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि उससे क्या होगा कि उससे ना मतलब अंदर इन्फेक्शन जाने का खतरा है ना, कि एक चीज़ ओपन है इस बंदे में, और इसके अंदर जो है ना वो
लेकिन फिर हम ये क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि इसको बार बार आना नहीं पड़ता, यानी इसका जो है ना ज़रा सुकून मिल जाता है किनाल वॉल डाउन प्रोसीजर करके। जो किनाल वॉल अप प्रोसीजर होता है ना, ये हम उनमें करते हैं जिनका हमें पता होता है कि ये अच्छा मरीज़ है हमारा। अच्छे मरीज़ का मतलब यानी ये ना अपना टाइमली चेकअप वगैरह करवाने आता रहेगा, ठीक है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मतलब नहीं आते रेगुलरली इलाज करवाने ना, तो उन पेशेंट्स के अंदर किनाल वॉल डाउन प्रोसीजर इफेक्टिव रहता है। और जो पेशेंट्स हमें पता है कि ये अच्छे लोग हैं, ये बार बार आएंगे, हम इन्हें बताएंगे तो ये खुद रिस्पॉन्सिव है, तो उनके अंदर हम किनाल वॉल अप प्रोसीजर करते हैं। इसके अंदर हम कोई कैविटी वगैरह ओपन नहीं करते, ठीक है, बल्कि हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम ये मतलब हम इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि मीएटस और जो मेस्टोइड होता है ना, उसके ज़रिए अप्रोच करके हम ये सारा कुछ रिमूव कर रहे होते हैं। और इसके अंदर कोई कैविटी वगैरह नहीं होती, इसलिए इसके कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि हाँ पेशेंट स्विमिंग नहीं कर सकते। ये वाले पेशेंट्स जो है वो स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऑडिटरी बाद में पेशेंट कहता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, हियरिंग एड, तो ये लगा सकता है। लेकिन ये वाला पेशेंट क्योंकि इसके अंदर आपने कैविटी वगैरह को खुद ओपन की हुई, तो ये बंदा हियरिंग एड यूज़ नहीं कर सकता। चलो अब हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं।